हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट करा था फिजिकल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले अब हम जब भी फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं हमारा न तो उसमें इंटरेस्ट आएगा और न ही हम उसको उस वे में पढ़ पाएंगे जिस वे में उस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है उनका सबका अपना अपना एक पर्पस है कि आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर से जानना क्या है। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने बिल्कुल बात करी थी कि बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था फिजिक्स का कि क्या होती है, क्या उसके स्कोप है, क्या एक्साइटमेंट है, बिल्कुल जनरल कितने फोर्स होते हैं फिजिक्स के अंदर जिससे पूरी फिजिक्स गवर्न होती है और कितने फंडामेंटल लॉज होते हैं बेसिक। ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वैसे नाम से पता चल रहा है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है यूनिट और सेकंड मेजरमेंट। दोनों वर्ड से अपन फेमिलियर है, 9th 10th क्लास में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती है, अलग अलग अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट्स थी, और मेजरमेंट के बारे में। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक से सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पहली चीज तो बात यह है कि यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। ऐसा क्या हो गया था उस टाइम पे कि आपको अर्लियर टाइम पे कि साइंटिस्ट को यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट। इसका मतलब लेंथ का कैसे मेजरमेंट करते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ होती है उसका और जो बहुत ज्यादा कम लेंथ होती है उसका। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा मास होता है उसका कैसे कैलकुलेशन की जाती है और जब बहुत कम मास होता है उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। एंड द सिमिलर थिंग विद टाइम, कि इन सब के आपस में मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब होता क्या है कि अपन जनरली फिजिक्स लैब में या कहीं पे भी अपन कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो मेजरमेंट करके बनाया जाता है। तो कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब यार क्या वो जरूरी है क्या कि वो उतने एक्यूरेट है जितने एक्यूरेट चाहिए अपन को। और अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन कुछ बना रहे हैं तो उस डिवाइस के अंदर पर्टिकुलर जो पार्ट यूज में आ रहा है उसको उसकी कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, उसका मास जो है कितना होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे जनरली डेसिमल आता है तो डेसिमल के बाद में जैसे अपन ने बात करी कि लेंथ की बात करी, जैसे मैं लेंथ बोल रहा हूँ 2.0 सेंटीमीटर। अब हो सकता है मेरे को 2 के बाद में 2.2 सेंटीमीटर आ रहा हो सकता है 2 के बाद में 2.23 सेंटीमीटर आ रहा हो सकता है 2 के बाद में 2.234 सेंटीमीटर आ रहा हो, और सो ऑन इसके आगे भी हो सकता है। तो अपन को कितनी एक्यूरेसी चाहिए पर्टिकुलर पार्ट की, तो वो डिपेंड करती है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा अपन यूज में लेते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। तो इसलिए अपन को ये जानने की रिक्वायरमेंट है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है, और अगर उनकी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपन उसको सही कैसे करते हैं। तो ये आपका टॉपिक है एक्यूरेसी और मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एरर्स इन मेजरमेंट। जैसे अपन ने फिजिक्स में कोई वैल्यू कैलकुलेट करी, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अपन ने कुछ भी कैलकुलेट करा, किसी का डायमीटर कैलकुलेट करा या कोई लेंथ अपन ने कैलकुलेट करी। अब उसमें कुछ एरर भी आ सकती है, ऑब्वियसली बात है। हो सकता है अपन ने उसको लेने में अपन उस इंस्ट्रूमेंट को सही से अपन को ऑपरेट करना नहीं आता हो, और हो सकता है अगर अपन को ऑपरेट करना आता हो तो वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही किसी ने गिरा दिया हो, या हो सकता है उसमें थोड़ी सेटिंग जो है गलत हो चुकी हो तो उस चक्कर में उसकी जो रीडिंग आ रही है वो गलत आ रही है। हमने बिल्कुल सही करा लेकिन इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रही है वो गलत आ रही है। कभी कभी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाती है कि जो फिजिकल एनवायरमेंट कंडीशन हो जाती है, टेम्परेचर प्रेशर उनके चेंज होने से आपके इंस्ट्रूमेंट में चेंज आ जाते हैं। तो इसलिए इन सब रीजन से जो अपन पढ़ेंगे कि अपना जो एक्सपेरिमेंट होता है, अपनी जो रीडिंग्स आती है उसमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। तो वो जो वेरिएशन होता है उनको ही अपन क्या बोलते हैं, एरर। तो वो एरर कितने टाइप की होती है और उन एरर को किस लिमिट तक अपन रिमूव कर सकते हैं वो सब अपन जानेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करा और अपन ने कोई रीडिंग ली। अब वो रीडिंग अपन जो लेते हैं तो वो तो कितनी भी एक्सटेंड तक आ सकती है डेसिमल के बाद में।
तो डेसिमल के बाद में अपन कितने एक्सटेंट तक अपन श्योर हो सकते हैं कि वो जो रीडिंग है वो क्या है 100% श्योर है। तो इसलिए अपन क्या निकालते हैं कि आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं कि कितने फिगर तक आपका जो आंसर है वो क्या है सिग्निफिकेंट है, या फिर कितने जो फिगर्स आपके आंसर के अंदर काउंट हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको कैसे निकालते हैं और डिफरेंट नंबर्स के अपन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे 11th क्लास और 12th क्लास कंबाइन, जितनी भी जब तक आपकी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो 11th 12th क्लास में, हर फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशंस निकालोगे। और डायमेंशन क्या होती है कि अपन मतलब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है सब क्या होती है अलग अलग होती है, लेकिन अपन उनका कुछ बेसिक क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में अपन उनका कुछ रिलेशन निकालते हैं जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं, उनकी पावर के रेशियो के अंदर, पावर के अकॉर्डिंग। तो वो जो होता है उसे हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे और काफी अच्छे से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 का सिलेबस है कि ये टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। और क्यों पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट्स। यूनिट्स पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की ही यूनिट होती है। जैसे अपन बात करते हैं फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट अपन ने 9th क्लास में पढ़ी कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो यूनिट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हो, हर वर्ड के अगर अपन आगे लगाते हैं कि यार ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई जो है आपकी वर्ड वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी है या नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। वो सारी क्वांटिटीज जिसको अपन क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, उनको अपन किसमें बोलेंगे ये सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपका डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सारी जो मैंने अभी क्वांटिटीज बोली ये सारी क्वांटिटीज क्या है, इनको अपन मेजर कर सकते हैं। हाँ अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज कौन सी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर ही नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं लव। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बोलता है या कोई किड बोलता है कि आई लव माई पेरेंट्स, तो अब पेरेंट्स को अपन कितना लव करते हैं तो वो मेजर नहीं कर सकते। तो वो सारी क्वांटिटीज जो आप मेजर नहीं कर सकते उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट नहीं करते, और वो सारी क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स होते हैं आपके। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से आपको इसको समझना है। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब वो वाली क्वांटिटीज जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज होती है। कैसे? इसकी डेफिनेशन क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगी, वो क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो वाली क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फिर से फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। दो टाइप की क्वांटिटीज को अपन मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। कितनी होती है ऐसी क्वांटिटी? 7। टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल के अंदर? 7, ओनली 7। और 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती है फिजिकल वो सारी क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कैसे अभी अपन समझेंगे, पहले अपन बात कर रहे हैं 7 कौन कौन सी। जैसे आपका फर्स्ट है आपका मास। तो मास जो है आपका, मास क्या होता है मेजरमेंट होता है मैटर का। तो मास जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी है, मतलब अपन मास को किसी और टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जो जिसको अपन और सिंपलेस्ट फॉर्म में डिराइव नहीं कर सकते। सबसे जो सिंपलेस्ट है वो क्या है मास है। ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो आप किस में करोगे? ऑब्वियस सी बात है मास में करोगे। नेक्स्ट लेंथ। तो आपको जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करनी होगी तो हमेशा आप किस में मेजर करोगे? लेंथ, उसकी लेंथ में मेजर करोगे कि ये जो है लेंथ है। कुछ भी हुआ जैसे आपका पेंसिल हुई, स्केल हुआ, शार्पनर हुआ, तो सबकी पर्टिकुलर अपनी अपनी क्या है लेंथ है। तो ये भी क्या है बिल्कुल बेस क्वांटिटी, मतलब इसको भी अपन ब्रेक नहीं कर सकते, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। नेक्स्ट टाइम। टाइम क्या होता है अपने आप में एक डिफरेंट होता है कि आप से टाइम बात कर रहे हो सेकंड में, मिनट में, आवर में।
तो अपन टाइम को ना तो मास में मेजर कर सकते हैं ना लेंथ में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को ना तो टाइम में मेजर कर सकते हैं ना लेंथ में मेजर कर सकते हैं ना मास में मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अलग ही होता है, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक करंट अपन बोलते हैं। तो वो किसी भी और डिराइव्ड इससे फंडामेंटल क्वांटिटी से मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको भी अपन किसी भी अदर क्वांटिटी से डिपेंड नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर आपका क्या बताता है, टेम्परेचर से क्या पता चलता है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, ये जो जिससे पता चलता है उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई आपकी बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि वो कैसी होगी, कोल्ड होगी। और अगर मैं बोलता हूँ कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है, हॉट बॉडी है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट करती है उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन बोलते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमकना, कि कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा चमकती है, जो ज्यादा चमकती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और जो कम चमकती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो वो जो चमक होती है, जिस चमक को अपन जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं, बिल्कुल बेस क्वांटिटी से, उसका नाम होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब अपन ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने इसको एक अलग से बनाया जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अपन चमक को किसी और से मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लास्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि आपका जो सब्सटेंस का अमाउंट होता है, कि पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है उसका, बिल्कुल बेस अपन किससे ले उसका, तो वो जो होता है वो अपन मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। एक अलग फिजिकल क्वांटिटी अपन ने बनाई, और जिसकी अपन को पता है यूनिट अपन ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं स्मॉल क्लासेस में, मोल होती है, MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जिससे मेजर करते हैं केमिस्ट्री में अपन पढ़ चुके हैं, मोल। तो ये वही मोल है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपकी फिजिक्स के अंदर अभी अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर दो होती है मेजर करने के लिए, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट आपका आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि डिपेंडेंट होती है। फिर से डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो कि क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, किसके ऊपर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपसे भी बात करी थी कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7। उन 7 के अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज बचती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी की अपन 9th क्लास में यूनिट पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है आपका, लेंथ। मीटर क्या मेजर करता है, लेंथ। और सेकंड क्या मेजर करता है, टाइम। अब अपन को पता है कि लेंथ भी कौन सी क्वांटिटी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है, एक तो लेंथ से बन रहा है, एक टाइम से मिलके। तो लेंथ और टाइम से मिलके क्या बनती है, वेलोसिटी बनती है। अब वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड, क्योंकि आपने इसको डिराइव करा, किससे डिराइव करा, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करा। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपको पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब लेंथ और टाइम, मतलब ये भी किससे मिलकर बना है, लेंथ और टाइम से। ऐसे ही फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, 9th क्लास में अपने पढ़ा है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स आपका किससे मिलकर बना है, मास से। और मास क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे मिलकर बनता है, लेंथ से और टाइम से। इसका मतलब फोर्स कितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल 3, मास, लेंथ और टाइम। मतलब ये भी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक तो मास आपका ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे मिलकर बनता है, लेंथ से और टाइम से। तो ये भी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिर से अभी अपन ने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट
दो टाइप की क्वांटिटीज अपन मेजर कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो जो इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटीज से, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो कि डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी से, उन्हीं से ही निकलती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज है वो सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। जैसा कि हमने बात करी कि हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेजरमेंट से मतलब क्या है, मतलब क्या पता चलता है मेजरमेंट से, तो बस आपको एक सिंगल वर्ड याद रखना है कि अपन जब भी किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपन उसका मेजरमेंट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि अपन उसको कंपेयर करना चाहते हैं। फिर से, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हो तो आप उसका मेजरमेंट क्यों करते हो, क्योंकि आप उसको कंपेयर करना चाहते हो किसी एक स्टैंडर्ड से। फिर से, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब आप अपनी जो क्वांटिटी आपके पास है उसको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। किससे कंपेयर कर रहे हो, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, मतलब सेम काइंड की स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए, उससे अपन क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। फिर से वापस सुनो, मेजरमेंट क्या होता है, अपन अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर करने के लिए कोई तो चाहिए ना सामने, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट। और वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है अपनी उसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का जो मेजर होता है वो क्या होता है, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि कंपेयर कर रहे हो तो या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपनी फिजिकल क्वांटिटी को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो ये तो आपकी क्वांटिटी कम होगी या फिर ज्यादा होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब कम या ज्यादा कितनी होगी वो यहाँ न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा। तो एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द साइज ऑफ यूनिट, मतलब एक उसकी यूनिट की क्या होगी, साइज होगी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बनता है क्यू। क्यू क्या है, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और यू क्या है, यूनिट। फिर से, क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यू क्या है, यूनिट, और उसके आगे कोई भी नंबर। अब ये चीज आपको, ये जो पूरी चीज है ये आपको समझ में आएगी एग्जांपल से। कैसे, जैसे मैं बात करूं कोई रूम की लेंथ है 5 मीटर, किसी भी रूम की लेंथ क्या है, 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ। फिर से, लेंथ ऑफ द रूम, ये जो लेंथ है ये क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट, 5 मीटर, 5 जो है वो क्या है, एन। एन क्या बता रहा है आपको, 5। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कितनी ज्यादा, किससे, यू से। यू क्या होती है, यूनिट, यहाँ पे यूनिट कितनी है, मीटर। तो फिर से, Q क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ कितनी है, लेंथ। N क्या होती है, नंबर, न्यूमेरिकल यूनिट, नंबर कितना है। U क्या होता है, यूनिट। तो ये अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ये तीनों दोनों चीज चाहिए, एक तो क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या चाहिए, उसकी यूनिट। जैसे आपकी रूम की लेंथ को क्या बोल सकते हैं अपन, 5 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन 5 मीटर को और क्या बोल सकते हैं, 500 सेंटीमीटर। इससे अपन को पता क्या चला कि अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है, ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, 5, ये देखो दोनों एक है, 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो यूनिट कितनी है, मीटर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 500 हो जाती है, ज्यादा हो गई, फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो गई, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 500, तो आपकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से कितना हो गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, कम होता है, किससे, मीटर से। तो अपन ने क्या देखा कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी अगर ज्यादा होती है तो आपकी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर से, 5 मीटर किसके इक्वल होता है, 500 सेंटीमीटर के। तो 5 से 500 हुआ, तो अगर न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या हुई, ज्यादा, तो अपन क्या देखते हैं, मीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर, मतलब यूनिट क्या हो गई, कम। इसका मतलब न्यूमेरिकल क्वांटिटी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली ना इनवर्सली। मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वांटिटी बढ़ती है मेजरमेंट की तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है, कम। और उसका अपोजिट बोल सकते हैं कि
अगर यूनिट ज्यादा होती है तो उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल जो क्वांटिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यूनिट के। इसलिए आपका n अगर उधर चला जाता है तो n u इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों u को अपन ने इधर भेज दिया n के साथ में, तो इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो अब एन यू इक्वल टू कांस्टेंट है तो अपन क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ऐसे आगे भी आ सकता है n3 u3, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने जनरली। तो ये क्या होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो यही अपन ने यहाँ पे लिखा कि किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए दो चीज चाहिए होती है। देखो फिर से बिल्कुल सिंपल, आपको ध्यान क्या रखना है, मेजरमेंट क्यों किया जाता है, कंपेयर करने के लिए। कंपेयर किससे करते हो, स्टैंडर्ड अमाउंट, एक स्टैंडर्ड, जैसे अपने मास का स्टैंडर्ड अपन क्या लेते हैं, किलोग्राम, और लेंथ का स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, मीटर। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अपन अभी जनरल बात कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट जिसको सब नोन हो। ठीक है, जैसे मास में अपन बोलते हैं भाई केजी हुआ, ग्राम हुआ, क्विंटल हुआ, तो ये सब क्या स्टैंडर्ड अमाउंट है। तो अपन मेजरमेंट क्या होता है, कंपेयरिंग होता है। किससे कंपेयर होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर होता है। और स्टैंडर्ड अमाउंट को क्या बोलते हैं, यूनिट। और आपकी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन कैसे शो करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ यूनिट। सिंपली आप याद कैसे रख सकते हो, फॉर्मूले से, Q इक्वल टू एन यू। Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट। ठीक है, और जैसे जैसे अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे यूनिट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आपकी वही फिजिकल यूनिट की यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलती है, द स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब जिससे अपन कंपेयर करेंगे, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन, जो आपने चूज करा। ठीक है, वो वाला स्टैंडर्ड अमाउंट जो कि चूज किया गया। क्यों चूज किया गया, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड चूज करा गया उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट, फिजिकल यूनिट। दो टाइप की फिजिकल यूनिट होती है बेसिक, जिसे क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो कि फिक्स होती है, उनका बेस कुछ नहीं होता। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जिनको डिराइव किया जाता है किसकी हेल्प से, फंडामेंटल की हेल्प से। वही बिल्कुल सेम है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। फंडामेंटल क्या होती है, विच कैन नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स। ना तो आप उनको एक दूसरे से बना सकते हो, ना ही उनको सिंपलर पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आपका यूनिट ऑफ लेंथ और मास। जैसे आपकी लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है। तो अब इससे अपन इसको, जो लेंथ की यूनिट है जैसे मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, अपन इसको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या रहेगी, लेंथ की यूनिट ही रहेगी। और ऐसे ही मास की जो यूनिट है वो मास की यूनिट रहेगी। तो न तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, न इसको सिंपलर पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, जो कि ब्रेक नहीं की जा सकती। ऐसे ही डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जिसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड आपका क्या है, स्पीड जो है, क्वांटिटी कौन सी है पहले तो वो देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ और टाइम क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाया तो क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है अपनी, मीटर। अपन ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं, अभी 9 पे पढ़ चुके हैं, अभी मैं फिर बताऊंगा ऐसे यूनिट क्या होती है। और टाइम, टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड की जो यूनिट है, फिर से स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर, लेंथ की यूनिट से बनी और टाइम की यूनिट से बनी। इसका मतलब ये यूनिट दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी। इसका मतलब ये यूनिट कौन सी हो गई, डिराइव्ड यूनिट। फिर से यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड अमाउंट, जिसको अपन चूज करते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, मेजर करने के लिए। दो टाइप की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकती, ना सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है। फंडामेंटल यूनिट किस किस की होती है, वो जो 7 अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट को ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उसके अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज है उन सबकी यूनिट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट आपका आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब पहली बात तो ये कि सिस्टम ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। सिस्टम ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि अपन क्या चाहते थे, कंप्लीट सेट। क्यों चाहते थे? क्योंकि अपने पास जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, तो अपन एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट चाहते थे कि भाई मतलब मेरी ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, तो इन सब की ये यूनिट हो फिक्स। अपन सातों की क्या चाहते थे? यूनिट चाहते थे। क्यों? दूसरों की क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर दूसरी क्वांटिटी बनी है। तो अगर अपन को 7 की पता चल गई, मतलब सबकी पता चल गई, तो अपने जो 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो अपन उसकी एक कंप्लीट यूनिट बनाना चाहते हैं सातों की। और वो जो सातों की कंप्लीट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट बने, ये बहुत टाइप के बने। आपके 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, आपकी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। सीजीएस सिस्टम जो है फ्रांस का है। सीजीएस सिस्टम के अंदर अपन जो लेंथ होती है आपकी, उसको अपन मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। फिर से सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ होती है उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। जो मास होता है उसको अपन मेजर करते हैं ग्राम में। और नेक्स्ट जो टाइम होता है उसको मेजर करते हैं सेकंड में। फिर से सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है। इसके अंदर जो आपका एफ स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है फुट के लिए, पी स्टैंड करता है पाउंड के लिए, और एस स्टैंड करता है सेकंड के लिए। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर अपन जो लेंथ होती है उसको मेजर करते हैं फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट आपका होता है एमके सिस्टम में आपका जो लेंथ होती है उसको मेजर करते हैं अपन मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये भी फ्रेंच सिस्टम है आपका। तो अभी अपन ने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम देखे। सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है। तो अब अपन कौन सा यूज करें? देखो होता ही है कि यार पहले की अपन बात कर रहे हैं, आज से 1960 के पहले की अपन बात कर रहे हैं, और उससे भी काफी पहले। तो होता ही है कि मतलब हर कंट्रीज के अंदर क्या होता था कि मतलब डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम काम में लिए जाते हैं अलग अलग चीज के लिए। जैसे कहीं लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, तो कहीं मेजर किया जाता है उसको फुट में, कहीं किसी और सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो अलग अलग को आपकी मेजरमेंट की यूनिट्स होती है। और जो अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट थी, तो जो साइंटिस्ट ने अपनी डेरिवेशंस करी और डेरिवेशन के जो कंक्लूजन निकाले, तो वो क्या अलग अलग यूनिट के अंदर आ गए। हो सकता है डिफरेंट साइंटिस्ट के कंक्लूजन सेम आ रहे हो, लेकिन यूनिट चेंज होने से वो डिफरेंट हो रहे हो। या फिर जो अपन टेक्नोलॉजीज के लिए अपन कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, तो उसकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग होती है। तो अब जैसे देखो हुआ क्या, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई एक एरोप्लेन है, वो आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है। अब उसका जो पायलट है, मान लो जैसे रशिया का कोई पायलट है, एरोप्लेन के साथ अगर वो इंडिया में आता है, तो इंडिया में अगर आपकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट काम में ले रहे हैं वो दूसरी भी और रशिया में दूसरी भी, तो जब यहाँ से उसको कोई नोटिस वगैरह दिया जाता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको लैंड करने के लिए, तो हो सकता है उसकी जो यूनिट हो वो अगर डिफरेंट यूनिट अगर अपन बोले, तो हो सकता है वो उसको समझ ही ना पाए। और समझ ही नहीं पाए तो हो सकता है काफी बड़े बड़े आपके फेलियर हो सकते हैं, प्लेन क्रैश भी हो सकता है। और ऐसे ही आपके जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं, तो उनमें भी आपको यूनिट्स का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। और ऐसे ही डिफरेंट साइंटिस्ट जब पर्टिकुलर किसी सेम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो अगर आपकी जो यूनिट्स होती है अगर वो डिफरेंट हुई, तो वो क्या हो सकते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये जो कंफ्यूजन है ये ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, किसकी, वेट और मेजर की। फिर से एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी, वेट और मेजर की। उसमें क्या डिसाइड हुआ कि जितने भी कंट्री है उसके अंदर सब एक सेम आपका सिस्टम काम में लेंगे यूनिट का, जिसमें आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, इंटरनेशनल लेवल पे सेम यूनिट काम में ली जाएगी। तो उसको नाम, वो जो है उसको नाम, उसका नाम है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब पूरे इंटरनेशनल के अंदर, पूरे आपके वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम यूनिट काम में ले रहे हैं वो क्या है, सेम है। और उसी को मन क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। ये पहले एस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो फ्रेंच है, फ्रेंच के अंदर इसको ऐसे रीड करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, इसलिए आपका एस आई यूनिट्स आपका ये यहाँ पे आता है। और ये जो आपने अपन पढ़ने जा रहे हैं ऐसा यूनिट सबकी, वो आपकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट मेजर की, वो उसकी 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था।
और वो कब हुई थी 1960 में। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एसआई यूनिट क्वांटिटी। अब अपन पूरे फिजिक्स के अंदर बात करेंगे, किसके अंदर, ओनली एसआई यूनिट के अंदर। जो आपकी लेंथ होती है, कि जब भी अपन लेंथ मेजर करेंगे फिजिक्स के अंदर अगले 2 सालों तक, जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपकी जो लेंथ मेजर की जाएगी एसआई यूनिट के अंदर, अपन ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं, इनकी स्टार्टिंग के थोड़े बहुत बेसिक। जो लेंथ होगी वो हमेशा किसमें मेजर होगी, मीटर के अंदर, और उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल एम। ऐसे ही जो मास होगा उसको अपन मेजर करेंगे किलोग्राम में, इसका सिंबल होगा स्मॉल केजी। टाइम को अपन हमेशा मेजर करेंगे सेकंड में, स्मॉल एस। टेम्परेचर हमेशा मेजर होगा केल्विन में, फिर से बोल रहा हूँ केल्विन में, सेल्सियस में नहीं। अगर सेल्सियस में गिवन है तो केल्विन में कन्वर्ट करने हैं। टेम्परेचर हमेशा कन्वर्ट आपका जो ऐसे यूनिट के अंदर होता है वो होता है केल्विन में, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी कैंडेला में मेजर होती है, स्मॉल सी डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होती है हमेशा मेजर होती है मोल में, एमओएल सिंबल है इसका। तो आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी है। इसी आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है एंगल के लिए। एक होता है प्लेन एंगल, जिसकी अपन ऑलरेडी 10 में पढ़ चुके हैं, रेडियन होती है। और एक आपका सॉलिड एंगल होता है, अभी अपन पढ़ेंगे। सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, ऐसा। तो मेनली 7 क्वांटिटी याद रखनी है, लेंथ की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल, प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो अभी अपन ने उनकी यूनिट्स के बारे में बात करी, ऐसे सिस्टम के अंदर अपन यूनिट्स में बात करी। तो अब जैसे अपन ने, कोई बोलता है आपको कि जैसे कोई लेंथ है वो 1 मीटर है, तो सबसे पहले बात ये है कि मतलब वो जो 1 मीटर है वो आया कहाँ से, मतलब कितनी लेंथ थी जिसको आपने 1 मीटर बोला, और बोला तो बोला क्यों, मतलब ऐसे कैसे आपने रैंडमली एक लेंथ को डिसाइड कर दिया कि ये 1 मीटर है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं कि जितनी भी आपकी जो यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, जितनी भी आपकी 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके, वो जो ऐसा यूनिट है, वो जो यूनिट है वो आपने कैसे, मतलब उसको स्टैंडर्ड आपने रखा है कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इससे इसको मेजर करूंगा। जैसे कि आपका मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, जैसे अपन बोलते हैं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम आया कहां से, अपन ने बोला 1 सेकंड का टाइम पास हो गया, तो वो जो 1 सेकंड है वो टाइम, आप कितने टाइम को 1 सेकंड बोलते हो। और जिस टाइम को अपन, जैसे अपन बोलते हैं कि घड़ी में जो सेकंड वाला हैंड होता है वो जैसे ही 1 पास होता है अपन बोलते हैं 1 सेकंड हो गया। तो वो डिसाइड कैसे करें कि उतने टाइम को अपन 1 सेकंड बोलेंगे। और ऐसे ही आपका जो करंट होता है, अपन बोलते हैं 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर करंट होगा क्या। जैसे अपन ने जैसे 10 में पढ़ा था कि ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, तो अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में तो अपन 1 एम्पियर बोलेंगे। लेकिन वो तो उसकी डेफिनेशन के लिए अपन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में 1 एम्पियर कितना होता है, ये क्या पता चलता है कि मतलब इतना अगर करंट पास होगा तो अपन उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। और ऐसे ही आपकी जो डिफरेंट क्वांटिटीज है कि कब किस टेम्परेचर को अपन 1 केल्विन बोलेंगे, और किस टेम्परेचर को अपन 1 कैंडेला, किस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला बोलेंगे, या फिर कितने सारे सब्सटेंस से कितना अमाउंट होगा जिसको अपन 1 मोल बोलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि आपने 1 मीटर बोला, तो 1 मीटर जिस लेंथ को अपन बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व होते हैं उनकी डेफिनेशन से। तो अब अपन इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1 मीटर, कि 1 मीटर किसको बोलते हैं। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299979245 ऑफ ए सेकेंड। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अपन जितनी भी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है इनकी लैंग्वेज इजी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअल में ढंग से समझनी पड़ेगी, तभी आप इसको याद रख पाओगे, अदरवाइज याद ही नहीं रख पाओगे। तो याद तो रखनी है, ऑब्वियसली बात है। तो याद तभी होगी जब आप उसको समझोगे, तो थोड़ा सा ढंग से देखना। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 ये जो है उसका सेकेंड। तो यार 1 मीटर और कैसे आपने डिफाइन क्यों नहीं करा। देखो, और कैसे अपन किसी, जैसे अपन बोल सकते थे कि यार ये मेरी आयरन की रोड है, और रोड की कोई भी एक फिक्स लेंथ ले लो और उसको बोल दो 1 मीटर है। अब कोई बोले कि नहीं यार, आयरन में तो जंग लगता है, ये कोरोजन हो जाता है, तो फिर अपन जैसे प्लेटिनम ले सकते हैं कि यार प्लेटिनम के अंदर कोरोजन नहीं होता, तो प्लेटिनम की एक लेंथ को फिक्स कर दो, उसको बोल दो 1 मीटर। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आपकी एक आइंस्टीन की थ्योरी होती है रिलेटिविटी की, उसमें आपका जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है। आपके जब बॉडी मोशन करती है उसकी स्पीड वेरी करती है, तो बॉडी की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है। अब उससे दिक्कत ये हो गई कि अर्थ के ऊपर तो जितनी भी चीजें हैं सबका मास है, और सबका मास है तो सबकी अगर लेंथ, सबकी अगर स्पीड चेंज होगी तो सबकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद, कि
अपन जो 1 मीटर है वो किसी मटेरियल की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि यार इस लेंथ को अपन 1 मीटर बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। तो फिर कैसे बोलो? उस चीज के रेस्पेक्ट में बोलो जो कभी चेंज ना हो, जो कि कभी चेंज ना हो, उस चीज के रेस्पेक्ट में आप 1 मीटर की डेफिनेशन दो। तो कैसे? आपका सिंपल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप किस डिस्टेंस को 1 मीटर बोले तो ये क्या होगा, डिस्टेंस और सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। तो टाइम तो अपन ने ले लिया कितना, 1 सेकेंड, टाइम तो अपन ने ले लिया 1 सेकेंड। अब वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो वेलोसिटी उस चीज की लो जो कभी चेंज ना हो, तो इसलिए अपन ने वेलोसिटी ली किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। तो ये जो है ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट की एक्चुअल वेलोसिटी है। अपन जो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अपन क्या बोलते हैं, 3 × 10⁸ वो अप्रोक्सीमेटेड है, एग्जैक्ट ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, एग्जैक्ट ये है आपकी 299792458। तो ये जो है ये आपकी स्पीड है लाइट की। अब लाइट की स्पीड तो कभी चेंज होने से नहीं, तो इसलिए अपन ने 1 मीटर को डिफाइन करा, क्योंकि अपन अर्थ के ऊपर रहेंगे तो भी लाइट 1 सेकेंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर अपन मार्स पे चले जाएंगे तो भी लाइट 1 सेकेंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ने इसलिए 1 मीटर को इस तरह से डिफाइन करा। फिर से 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट। लाइट ने जितना पाथ ट्रेवल करा, यही अपन बात कर रहे हैं, जितना पाथ ट्रेवल करा ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। लेकिन 1 सेकेंड का कितना, 1/, ये पूरा क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट किलोग्राम। ऐसे ही अपन ने किलोग्राम की स्टैंडर्ड यूनिट सेट करी। कैसे, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम बनाया जाता है। सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मेजर एट सेवरल्स नियर पेरिस। पेरिस के अंदर इंटरनेशनल ब्यूरो जो है वेट मेजर का, वहां पे अलॉय रखा हुआ है। किसका अलॉय रखा हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का। ये इसका क्यों रखा है, क्योंकि इसके कोरोजन नहीं होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होते। तो उसका जो मास है, वो जो प्रोटोटाइप एक सिलेंडर है, उसका जो मास है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 kg। नेक्स्ट सेकंड, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये पूरी ड्यूरेशन है, इतने सारे पीरियड्स आपके, मतलब 91 बिलियन के समथिंग आपके जो पीरियड्स हैं ड्यूरेशन के। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91 बिलियन समथिंग periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। अब देखो वापस यही प्रॉब्लम हो गई, ये जो डेफिनेशन इतनी ऑकवर्ड दिख रही है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। वापस वही प्रॉब्लम हो गई जो आपकी लेंथ के साथ हुई थी, कि आपका लेंथ का क्या चाहिए था, एक स्टैंडर्ड चाहिए था। वही चीज यहाँ पे हो गई कि सेकंड की अगर आप सेकंड को यूनिट रख रहे हो, तो सेकंड उस अमाउंट ऑफ टाइम को बोलो जो कभी चेंज ना हो। अब देखो टाइम जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। हमेशा पहले अपन एंशियंट टाइम के अंदर कैसे टाइम मेजर कर सकते थे, कि जैसे आपका सुबह सनराइज हो रहा है, अगले दिन सनराइज हो रहा है, तो 24 आवर पास हो गए। सुबह सनराइज हुआ, जैसे आज सनराइज हुआ, और 24 आवर बाद वापस सनराइज होगा, तो वो आपका जो कल सनराइज होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 24 आवर हो गए। 24 को आवर जो है उसको 24 से डिवाइड कर दो तो 1 आवर, और 1 आवर को 60 से डिवाइड कर दो तो 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो 1 सेकेंड। तो वो तो अपन बैक प्रोसेस में आते हैं, लेकिन अपन 1 सेकेंड किसको बोलेंगे, वो तो अपन बैक प्रोसेस में है। 1 सेकेंड किसको बोलेंगे, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई एरोप्लेन पास हो रहा है, कोई भी आपकी बॉडी पास हो रही है, डेली पास होती है मेरे सामने सेम स्पीड से, तो मान लो कि इसी बॉडी को पास होने में 10 सेकेंड लगते हैं। जब मैं स्टेशनरी रहता हूँ, मेरे सामने से कोई बॉडी डेली पास होती है, और उसको एक पोल से दूसरे पोल के बीच में पास होने में, एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको 10 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी बॉडी पास हो रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो एक पोल से दूसरे पोल पे उसको पास होने में 10 सेकेंड लगते हैं। लेकिन अगर किसी दिन मैं भी मोशन में हूँ, और अगर वो बॉडी भी मोशन में है, तो उसका जो पास होने का टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका टाइम का एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो टाइम का स्टैंडर्ड अगर आपको रखना है तो कैसा रखना पड़ेगा, फिक्स हो। और देखो यार, अपन
जैसे यहाँ पे आपका अर्थ से मार्स पे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो मार्स पे आप सैटेलाइट भेज रहे हो तो एक फिक्स्ड टाइम की कैलकुलेशन होती है कि आज से इतने महीने बाद, इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद वो वहां पे पहुंचेगा आपका सैटेलाइट और उसके अंदर एंटर करेगा। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है टाइम की, कि इतने टाइम पे आपको लॉन्च करना है, इतने टाइम पे आपको प्रोसेस करवा के इतने टाइम पे आप उसको वहां पहुंचवाना है। तो टाइम में अपन 1% भी एक्यूरेट आपको ऊपर नीचे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी टाइम के अंदर, हो सकता है वो आपका वहां पे उससे 1000 किलोमीटर दूर चला जाए और वो अपनी पोजीशन मिस कर दे। तो फिर मतलब क्या निकला आपको इतनी बढ़िया लॉन्चिंग करने का और उसको वहां पहुंचाने का, बिलियंस का लॉस हो जाता है। तो टाइम के अंदर एक वापस एक इतना आपको बड़ा स्टैंडर्ड चाहिए जो कि कभी चेंज ना हो। अब देखो इसके अंदर चेंज के ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपने डेफिनेशन जो बनाई वो कैसे बनाई, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप वैसे डिटेल में पढ़ोगे 12th के अंदर, बिल्कुल बेसिक आपको समझना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है आपका एटम के अंदर, ये आपका एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये आपके ऑर्बिट से अलग अलग ऑर्बिट से मैंने बना दिए, ठीक है, ये आपके अलग अलग ऑर्बिट है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कोई एनर्जी आती है, बस को सिंपली सुनना है आपको, बहुत बस ये डेफिनेशन के लिए सुनना है, डिटेल में नहीं जाना है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपके क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपका कोई फोर्स लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी जगह से, फोर्स लग रहा है, एनर्जी मिल गई तो अपनी अपना ऑर्बिट क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगता है, अगर अपन एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो अपना ऑर्बिट क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, और ऑर्बिट जो चेंज करेगा तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन अपन आपका जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है वो एक फिक्स ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, तो किसी अदर ऑर्बिट में वो नहीं घूम सकता। क्यों? अपन 12th में पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो अपने ऑर्बिट में वापस आना चाहेगा, ठीक है। तो आपने उसको एनर्जी दी, वो उसने ऑर्बिट चेंज कर लिया, अब वो वापस अपने ऑर्बिट में आना चाह रहा है। तो होता क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, एक पेंडुलम है, वो रेस्ट पे था, मैंने उसको एक पोजीशन पे लाके छोड़ दिया। तो अब जब मैं छोड़ता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे आके रुकता नहीं है, वो क्या करता है, मोशन करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इलेक्ट्रॉन दो आपके ऑर्बिट के अंदर ऊपर नीचे जो मोशन करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उससे क्या करता है, वो एनर्जी इमिट करता है। फिर से इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करता है ऑर्बिट के अंदर, तो वो एक एनर्जी इमिट करता है। अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं अपन कि 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन, इतनी बार उसका क्या हो गया, ऊपर नीचे ऑसिलेशन हो गया। Periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium। ये जो cesium का ये जो एटम लिया अपन ने cesium का लिया, इसके अंदर दो ये जो आपके ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट के अंदर उसका जो इतने पीरियड का जो ट्रांजिशन होता है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है, इतना मतलब इतनी बार उसको ऊपर नीचे मोशन करने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 सेकेंड। फिर से 1 सेकेंड क्या होता है, सीजियम के अंदर जो आपका एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अपना, जब वो ऑर्बिट आपका छोड़ देता है तो ऑर्बिट के वापस आने में उसको 1 सेकेंड के अंदर इतनी बार वो ऊपर नीचे क्या कर लेता है, ऑसिलेशन कर लेता है। कितनी, 91 बिलियन टाइम्स अप्रोक्स। तो ये आपका 1 सेकेंड की डेफिनेशन होती है। सीजियम क्यों लिया, क्योंकि सबसे एक्यूरेट होता है, अपन इसको सब जगह पे मेजर कर सकते हैं। अर्थ पे मेजर करो तो भी इसका यही टाइम पीरियड रहता है, मार्स पे मेजर करो तो भी यही टाइम पीरियड रहता है। अगर चेंज होगा तो कितना होगा, चेंज होगा तो जैसे ये 771 लिख रखा है तो 772 हो सकता है या फिर 770 हो सकता है, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन ने क्या लिया, सीजियम का 1 टेरिटरी एटॉमिक मास का एटम, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई, सेकंड की। नेक्स्ट एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफिनिटी लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन इन प्लेस्ड 1 मीटर पार्ट इन वैक्यूम would produce between this conductor a force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of length। एम्पियर की डेफिनेशन अपन कैसे समझ सकते हैं कि देखो आपके दो वायर हैं, दो वायर लिए मैंने यहाँ पे, ये एग्जांपल देखो यहाँ पे डायग्राम का, ए बी और सी डी दो मैंने वायर लिए, ठीक है। इसमें से ए बी वायर आपका क्या है, मूवेबल है, और सी डी वायर आपका फिक्स है। ए बी वायर ऐसे स्लाइड कर सकता है, ऐसे स्लाइड कर सकता है। ए बी वायर से मैंने आपका एक मास कनेक्ट करा, आपका एक मास लगा दिया जो कि फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है कितना, 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं।
तो होता क्या है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करके और उससे बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है, दोनों ए बी और सी डी वायर के अंदर क्या जाएगा, करंट जाएगा। जैसे ही अपन बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, ए बी और सी डी वायर के अंदर करंट जाएगा। अब अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस मोमेंट पे जब दोनों के ऊपर फोर्स लगता है, वो रिपल्शन का फोर्स लगता है। अभी बस आपको सुनना है, डिटेल में अपन 12th में पढ़ेंगे, अभी अपन ओनली डेफिनेशन के लिए समझ रहे हैं कि इस मोमेंट पे जो आपका ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा वो किसके लिए, कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, ठीक है। तो या फिर हो सकता है रिपल्शन का लगे। तो अपन आपको समझना क्या है कि जैसे अपन बैटरी के आपके वोल्टेज, आपके बैटरी के अंदर आपका क्या है, आपने बैटरी ऑन करी तो आपका करंट फ्लो होने लगा। करंट का यहाँ पे ये मीटर लगा रखा है, तो कोई ना कोई आपकी मेजरिंग वैल्यू आ रखी होगी करंट की। तो अपन हो सकता है आपका स्टार्टिंग में हो सकता है ये दोनों वायर एक दूसरे के पास में आ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये तो पास होगा, ये दूर जाएगा। देखो सीडी वायर तो कुछ कर नहीं सकता, ए बी वायर या तो सीडी के पास में आएगा या फिर सीडी के दूर जाएगा। दूर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास लग रहा है, तो ये आपका फोर्स लग रहा है इधर। तो जैसे ही मैंने फिर से जैसे स्विच ऑन करा, ए बी वायर अगर दूर जा रहा है तो मैं यहाँ पे करंट का अमाउंट क्या करूंगा, चेंज। हो सकता है ए बी वायर पास आने लग जाए, तो मेरे को क्या करना है, ऐसा करंट का अमाउंट सेट करना है जिससे ए बी वायर ना तो दूर जाए ना पास आए। अपनी ये जो डिस्टेंस है ये क्या रखे, 1 मीटर कांस्टेंट डिस्टेंस रखे। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर वो जो आपका करंट होता है सर्किट के अंदर, उस करंट को आप बोलते हो 1 एम्पियर। फिर से कांस्टेंट डिस्टेंस जब होती है दो वायर के बीच में, दो वायर के बीच में जब कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तब उस टाइम सर्किट में जो करंट होता है उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। ये वैल्यू कहां से है, ये अपन 12th में पढ़ेंगे। अभी आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है ओनली। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इट्स टू स्ट्रेट पैरेलल वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन में, बहुत ज्यादा थिन है, आर प्लेस्ड 1 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, कितनी, 1 मीटर। जब आप इनको कहाँ रख रहे हो, वैक्यूम में रख रहे हो, would produce between these conductor a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। मतलब इनकी जो 1 मीटर की लेंथ है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2 × 10⁻⁷ मीटर न्यूटन। ऐसे आपका नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन क्या होता है, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखो इसको याद कैसे रखना है, इसको समझना कैसे, पहले वो देखो। पहली चीज तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो वाला आपकी स्टेट होती है जहां पे आपका वाटर के देखो 3 फेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड के अंदर आपका आइस, लिक्विड में आपका वाटर, और आपका उसमें गैस के अंदर वाटर वेपर। तो जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करते हो तो आपका एक स्टेट ऐसी आती है जब आपकी तीनों स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस किसकी, वाटर की, एक टेम्परेचर और प्रेशर पर्टिकुलर ऐसा होता है जब आपके तीनों साथ में रह सकते हैं। एक मतलब वो वाला टेम्परेचर और प्रेशर जब आपके वाटर की तीनों स्टेट साथ में होती है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो जो आपका टेम्परेचर होता है उसका कितना पोर्शन, 1/273.16। वो जो पोर्शन होता है उसका 1/273.16 वो जो होता है डिवाइड, वो आपका क्या होता है, 1 केल्विन होता है। फिर से 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि ये किसका है, ट्रिपल पॉइंट का, तो ट्रिपल पॉइंट का इतना सा पोर्शन कितना होता है, 1 केल्विन। ये अपन वापस बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 में, बहुत ज्यादा डिटेल में, इसलिए भी आपको ओनली डेफिनेशन याद रखनी है, ये उस टाइम पे ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडेला। कैंडेला क्या होता है, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स। देखो अपन कैंडेला क्या होता है, क्या बताता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी चमक आ रही है। जैसे सन से आपकी जो चमक होती है, रोशनी होती है, वो ज्यादा होती है, और किसी भी लाइट बल्ब से क्या होती है, कब होती है। तो अगर कैंडेला ज्यादा है मतलब आपकी जो चमक आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है वो ज्यादा है, और कम है मतलब कम है। तो 1 कैंडेला कैसे डिफाइन करेंगे, इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन। क्योंकि अपन अब लाइट तो हर डायरेक्शन में जाती है, तो अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इन गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 hertz and that has a radiant intensity of 1/683 watt per steradian in the direction। कैसे समझ सकते हैं इसको,
वन कैंडल इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में लाइट कितनी, किसी सोर्स की, दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल कलर। अब हर कलर की अपनी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो अपन ने यहाँ पे एक कलर लिया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है। अब कलर की फ्रीक्वेंसी ली तो वो तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देखो जैसे कोई भी येलो कलर है तो येलो कलर का स्मॉल बल्ब लगाऊंगा तो येलो कलर कम आएगा, कम लाइट होगी। येलो कलर का जो आपके येलो बल्ब होते हैं अगर बड़ा लगाऊंगा तो ज्यादा येलो लाइट होगी। तो अब मतलब पावर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देखो दो चीज बता रखी है, एक तो हर्ट्स, मतलब हर्ट्स क्या बता रहा है, कलर बता रहा है कितना, सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक कलर। और अब उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी अपन ने वैल्यू फिक्स कर दी कि उसकी एनर्जी कर दो, पावर को क्या कर दो, जितनी लाइट उससे आ रही है इंटेंसिटी आ रही है उसको फिक्स कर दो। तो उसको भी अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब फिर से पढ़ो इस डेफिनेशन को। वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कितनी चमक आ रही है इन ए गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट तो हर डायरेक्शन में जा रही है, ऑफ ए सोर्स, किसी भी सोर्स की, दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक, जो कि इमिट करता है सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सिंगल कलर, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दी, कितनी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, मतलब सिंगल कलर आपका आ रहा है। और कलर कितना अमाउंट आ रहा है तो उसके लिए अपन ने उसकी इंटेंसिटी भी क्या कर दी, फिक्स कर दी कि 1/683 वोट आ रहा है, कितने में, पर स्टेरेडियन में। ये अभी अपन समझेंगे क्या होता है स्टेरेडियन। मोल, वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन द 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। बिल्कुल सिंपल याद रखना है, कितना होता है आपका 12 ग्राम कार्बन 12 जो होगा आपका, 12 ग्राम कार्बन 12 होगा, उसके अंदर जितने आपके कार्बन के कंटेंट्स आ रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, वन मोल। जनरली होते कितने, 6.02 इंटू 10⁻23। फिर से 12 ग्राम कार्बन 12 जो आपका आइसोटोप है कार्बन का, उसके अंदर जितने आपके कार्बन एटम आ रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वन मोल। और कितने आते हैं जनरली वन मोल के अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वन मोल। दो सप्लीमेंट्री आपको ऐसे यूनिट ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आपकी क्या है, रेडियन। रेडियन क्या होता है अपन ऑलरेडी स्मॉल क्लास में पढ़ चुके हैं। इट इज डिफाइंड एज अ प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आपकी जो रेडियस है सर्कल की, उसी रेडियस का जो आर्क है, जो रेडियस है ये आपका सर्कल है, जो रेडियस है उसी रेडियस का जो आर्क है, वो जो एंगल बना रहा है, ये जो आर्क है देखो, ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का क्या हो गया, आर्क। वो जो एंगल उसके आर्क के दोनों पॉइंट से जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियन। तो आपका एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे आपका स्टेरेडियन क्या होता है। अब ये तो बात जो आपकी 2D, 2 डायमेंशनल के अंदर एंगल है, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल के अंदर हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। अपने बहुत कम काम आएगा ये, कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्या है, ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल से सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक थ्रेड ली, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके जितने भी सेंटर, ये जो आपका सर्कल है, सर्कल से 1 मीटर, सर्कल का जो आपकी सरकमफेरेंस है, यहाँ से मैंने 1 मीटर की थ्रेड ली और उन सबके एंड को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एक टाइप से आपका कोन बनेगा। फिर से देख लो, ये जो सर्कल है इसके मैंने हर एक एंड से मैंने थ्रेड ली और उसका दूसरा एंड मैंने यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट जा रहा है वहां से क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। तो वो जो कोन के अंदर जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं, क्योंकि वो सॉलिड एंगल होता है। तो बस आपको जनरली डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी ज्यादा काम का नहीं है ये, कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ द स्क्वायर। मतलब आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अभी अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी है, काफी आपको ऑकवर्ड लगी होगी और काफी टफ भी लगी होगी। देखो इनके न्यूमेरिकल अपन से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये डेफिनेशंस पूछी जाती है और अपन को पता भी होनी चाहिए अगर अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको जनरली ये डेफिनेशंस ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी अपन ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, जनरली फंडामेंटल आपकी यूनिट्स क्या होती है और आपके क्वांटिटीज क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, और अपने फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट्स अपने काम में आएगी और उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। थैंक यू।